इस वीडियो में हम चैप्टर 1 हिस्ट्री का जो कि है फ्रेंच रेवोल्यूशन उसके एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दैट ईच मेंबर शुड हैव 1 वोट वॉज एडवोकेटेड बाय। तो हमें बताना है कि हर एक मेंबर के पास 1 वोट होना ज़रूरी होता है। ये स्टेटमेंट किसने बोली थी या किसने एडवोकेट की थी? तो इसका आंसर है बी वाला, राउज़ीओए। अगला क्वेश्चन है हाउ डज अ सब्सिडेंस क्राइसिस हैपन। तो हमें बताना है कि सब्सिडेंस क्राइसिस कैसे होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं बैड हार्वेस्ट लीड्स टू स्केर्सिटी ऑफ ग्रेन्स। सेकेंड वाला है फूड प्राइजेज राइज एंड द पुअरेस्ट कैन नॉट बाय ब्रेड, लीड्स टू वीकर बॉडीज, डिजीजेज, डेथ्स एंड इवन फूड रायोट्स। और फोर्थ वाला है ऑल द अबव। तो इसका आंसर है ऑल द अबव। हमने ये जो तीनों चीज़ें देखी ए बी सी ऑप्शंस में, तीनों स्टेटमेंट सपोर्ट कर रही हैं सब्सिडेंस क्राइसिस को होने में। तो इसका आंसर है डी वाला, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्ड स्टेट कंप्राइज्ड। मतलब कि हमें बताना है कि जो थर्ड स्टेट है उसमें किस किस टाइप के लोग रहते थे। तो थर्ड स्टेट में पुअर सर्वेंट्स और स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स, पीजेंट्स, आर्टिसंस, बड़े बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स एक्सेट्रा लोग रहते थे। तो इसका आंसर क्या होगा फिर? ऑल द अबव, डी वाला। ये सारे लोग थर्ड स्टेट में रहते थे। तो इसका आंसर है डी वाला, ऑल द अबव। तो ए बी सी कैटेगरी मतलब कि पुअर सर्वेंट्स एंड स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स, और बी वाला है पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, सी वाला है बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स एक्सेट्रा। ये सारे लोग थर्ड स्टेट में रहते थे, या ये इन तीनों को मिला के थर्ड स्टेट बनता था। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस वॉज टेकन बाय द कन्वेंशन। तो कन्वेंशन ने कौन से डिसीजंस को लिया था? तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ए वाला है डिक्लेयर्ड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सेकंड वाला है अबॉलिश्ड द मोनार्की। थर्ड वाला है ऑल मेन एंड वुमेन अबव 21 ईयर्स गॉट द राइट टू वोट। और फोर्थ वाला है डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। तो इसका आंसर है डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। कन्वेंशन ने फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया था। इसका आंसर है डी वाला, डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अनट्रू अबाउट द थर्ड स्टेट। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है थर्ड स्टेट के लिए? तो इसका ऑप्शन है द थर्ड स्टेट वॉज मेड ऑफ द पुअर ओनली। सेकेंड है within the third state some were rich and some were poor. थर्ड वाला है richer members of the third state owned lands. और फोर्थ वाला है peasants were obliged to serve in the army or build roads. तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन सी स्टेटमेंट अनट्रू है थर्ड स्टेट के हिसाब से, यानी कि वो स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसका आंसर है थर्ड स्टेट वॉज मेड ऑफ द पुअर ओनली। थर्ड स्टेट सिर्फ गरीब लोगों से नहीं बनी थी। इसका आंसर है ए वाला, द थर्ड स्टेट वॉज मेड ऑफ द पुअर ओनली। ये फॉल्स स्टेटमेंट है थर्ड स्टेटमेंट के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 6 है द वर्ड लिवरेस स्टैंड्स फॉर। यानी कि हमें बताना है कि जो वर्ड है लिवरेस वो किस चीज़ के लिए, मतलब उसका क्या मतलब है। तो लिवरेस का मतलब होता है फ्रांस में जो करेंसी है उसका यूनिट होता है लिवरेस। तो इसका आंसर है ए वाला, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। ये करेंसी
की यूनिट है फ्रांस में, लिवरेस। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द वॉर अगेंस्ट क्रोएशिया एंड ऑस्ट्रिया द आर्मी सैंग विच पेट्रियोटिक सॉन्ग। तो जो वॉर थी जिसमें क्रोएशिया और ऑस्ट्रेलिया का वॉर थी, उसमें जो आर्मी थी उसने कौन सा पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया था? तो आर्मी ने मार्सेलाइज पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया था, जो कि पोएट रॉजेट दे एल आइजल ने लिखा था। इसका आंसर है बी वाला, मार्सेलेज, रिटन बाय द पोएट रॉजेट दे एल आइजल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज द सब्सिडेंस क्राइसिस विच अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस। तो हमें सब्सिडेंस क्राइसिस बताना है जो फ्रीक्वेंटली फ्रांस में हुआ था। तो इसका आंसर है ए वाला, एन एक्सट्रीम सिचुएशन एंडेंजरिंग द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। एक एक्सट्रीम सिचुएशन जिसमें जो बेसिक मीन्स होते हैं लाइवलीहुड के वो इंडेंजर हो रहे थे। जिसका आंसर है ए वाला, एन एक्सट्रीम सिचुएशन एंडेंजरिंग द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ टैक्स विच वाज डायरेक्टली पेड टू द स्टेट बाय द थर्ड स्टेट। तो हमें टैक्स का नाम बताना है जो डायरेक्टली पे करते हैं, जो डायरेक्टली स्टेट को पे करा जाता है थर्ड स्टेट से। तो इसका आंसर है सी वाला, टेल। ये टैक्स का नाम है जो थर्ड स्टेट को डायरेक्टली पे करता है। तो इसका आंसर है सी वाला, टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हु रोट द पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। तो हमें बताना है कि किसने एक पैम्पलेट लिखा था जिसका नाम है व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट क्या है? तो इसका आंसर है एबे CS। इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था जिसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट क्या है? इसका आंसर है बी वाला, एबे CS। हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 11 है, एक गिलोटाइन क्या है या क्या थी? तो एक गिलोटाइन एक डिवाइस है जिसमें 2 पोल होते हैं और एक ब्लेड रहती है जिससे एक पर्सन का सर काटा जाता है। तो इसका आंसर है ए वाला, अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड विथ विच अ पर्सन वॉज बी हेडेड। 12th क्वेश्चन है, द टर्म ओल्ड रेजीम इज़ यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब। तो हमें बताना है कि जो टर्म है ओल्ड रेजीम ये यूजुअली कब यूज़ करते हैं, किस चीज़ को डिस्क्राइब करने में। तो हम ओल्ड रेजीम टर्म का यूज़ तब करते हैं जब हमें सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस बताने होते हैं फ्रांस के 1789 AD से पहले के। मतलब कि जो सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस बने होंगे फ्रांस के 1789 AD के पहले उनको हम ओल्ड रेजीम कहते हैं। ये टर्म का हम यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर है सी वाला, सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट वाज स्टेट्स जनरल। तो हमें बताना है कि स्टेट्स जनरल क्या था। तो स्टेट्स जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी। तो इसका आंसर है बी वाला, आ पॉलिटिकल बॉडी। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन डिड लुइस 16 कॉल एन असेंबली ऑफ इट्स स्टेट्स जनरल टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। तो क्वेश्चन है कि नए टैक्सेस के प्रपोजल पास करने के लिए लुइस 16 ने स्टेट्स जनरल की असेंबली कब बुलाई थी। तो लुइस 16 ने असेंबली 5 मई 1789 को बुलाई थी। तो इसका आंसर है सी वाला, 5 मई 1789। लुइस 16 ने एक असेंबली बुलाई थी स्टेट्स जनरल के साथ ताकि वो नए टैक्सेस का प्रपोजल्स पास कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
In the meeting of the States General, the members of the third state demanded that. तो जब स्टेट्स जनरल की मीटिंग थी तो थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने क्या डिमांड करी थी, हमें ये बताना है। तो थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे उनने ये डिमांड करी थी कि जितने भी 3 स्टेट हैं उन्हें एक साथ एक वोट करने का अधिकार होना चाहिए। All the 3 states should have 1 vote altogether. तो इसका आंसर है ए वाला, All the 3 states should have 1 vote altogether. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of these provisions were passed by the Assembly on the night of 4th August 1789? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन से प्रोविजंस को पास करा गया था असेंबली में 4 अगस्त 1789 की रात में। तो ऑप्शंस हैं, एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस, सेकंड है क्लेर्जी हैड टू गिव अप इट्स प्रिविलेजेस, सी वाला है टाइटिस वर एबॉलिश्ड, और फोर्थ वाला है ऑल द अबव। तो इसका आंसर है ऑल द अबव, यानी कि ए बी सी में जो हमने प्रोविजंस पढ़े ये सारे पास करे गए थे 4 अगस्त 1789 की रात में असेंबली के द्वारा। तो इसका आंसर है डी वाला, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑन 20th जून द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट असेंबल्ड इन द इंडोर टेनिस कोर्ट ऑफ वर्सलाइज फॉर, यानी कि हमें बताना है थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो 20 जून को इंडोर टेनिस कोर्ट वर्सलाइज के वहाँ पर क्यों असेंबल हुए थे। तो हमें बताना है कि वर्सलाइज में थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो क्यों असेंबल हुए थे। तो इसका आंसर है ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस विच लिमिटेड द किंग्स पावर। तो वर्सलाइज में थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स इसलिए असेंबल हुए थे क्योंकि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था फ्रांस के लिए जिसमें किंग की पावर को लिमिट किया गया था, कुछ सीमाएं कर दी थी किंग की पावर को। तो इसका आंसर है बी वाला, ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस विच लिमिटेड द किंग्स पावर। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ दीज पीपल वर एंटाइटल्ड टू वोट। किन किन लोगों को वोट देने का अधिकार था, या किस किस एज ग्रुप के लोगों को वोट देने का अधिकार था। तो इसके ऑप्शंस हैं, ओनली मेन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, सेकेंड वाला है मेन एंड वुमेन अबव 30 ईयर्स ऑफ एज, थर्ड वाला है मेन हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एट लीस्ट 3 days ऑफ अ लेबरर्स वेज, और फोर्थ वाला है बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड सी। तो किन किन लोगों को वोट देने का अधिकार था, मेन जिनकी एज 25 ईयर्स से ज़्यादा है, और मेन जो टैक्सेस पे करते थे, और कितने टैक्सेस का जो अमाउंट था वो कितना होना चाहिए था, एक लेबर के 3 दिन की कमाई के बराबर। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेड फ्रांस आ। तो हमें बताना है कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था उसने फ्रांस को क्या बना दिया था। तो नए कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया था। तो इसका आंसर है ए वाला, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट कर लेते हैं। विच ऑफ दीज बुक्स वॉज रिटन बाय जॉन लॉके। तो हमें बताना है कि कौन सी बुक जॉन लॉक ने लिखी थी इन ऑप्शंस में से। तो ऑप्शंस हैं द स्पिरिट ऑफ द लॉज, सेकेंड है 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, थर्ड है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और फोर्थ है ऑल द अबव। तो इसका आंसर है बी वाला, 2 ट्रीटीज
ऑन गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट डिड लुइस 16 डू सीइंग द पावर ऑफ हिज रेवोल्यूशनरीज। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि लुइस 16 ने क्या करा जब उनने रेवोल्यूशनरीज की पावर देखी। तो इसके ऑप्शंस हैं, ही अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली, सेकेंड है एक्सेप्टेड चेक्स ऑन हिज पावर्स, थर्ड वाला है ऑर्डर्ड हिज आर्मी टू क्रश द रिवोल्ट, और फोर्थ वाला है बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। ही अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली और बी वाला है एक्सेप्टेड चेक्स ऑन हिज पावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट इन वर्सलाइज ऑन 20 जून। तो पूछा गया है कि किसने रिप्रेजेंटेटिव्स थर्ड स्टेट वालों को वर्सलाइज तक लीड करा था 20 जून को। तो इसका आंसर है मिराब्यू और एबे CS, यानी कि ए और बी। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, डी वाला, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ दीज राइट्स वर नॉट एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल एंड inalienable rights by the Constitution of 1791। तो इसका आंसर है डी वाला, ऑल द अबव, यानी कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन और इक्वालिटी बिफोर द लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ दीज प्रोविजंस form a part of the Declaration of Rights of Man and Citizen। तो हमें बताना है कि ये जो ऑप्शंस दिए हैं ये सारे प्रोविजंस हैं और ये एक पार्ट बना रहे हैं क्या डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन और सिटीज़न के, ये हमें बताना है। तो ऑप्शंस हैं, मेन आर बॉर्न फ्री, सेकेंड है दे आर इक्वल इन राइट्स बिफोर द लॉ, थर्ड वाला है लिबर्टी मीन्स पावर्स टू डू व्हाट इज़ नॉट इंजीरियस टू अदर्स, और फोर्थ वाला है ऑल द अबव। तो इसका आंसर है ऑल द अबव, यानी कि ABC ये तीनों जो प्रोविजंस हैं ये पार्ट बनाते हैं राइट्स ऑफ मैन और सिटीज़न के डिक्लेरेशन में। तो इसका आंसर है डी वाला, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 29 है, as a result of elections held after the Jacobins revolt in 1792, which of these steps were taken in France। तो हमें बताना है कि इलेक्शंस के रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग जो जैकोबिन्स रिवॉल्ट के तहत हुआ था 1792 में, उसके बाद कौन से स्टेप्स लिए गए थे फ्रांस में, ये बताना है हमें। तो ऑप्शंस हैं, इलेक्शंस वर हेल्ड, सेकेंड है मोनार्की वॉज एबॉलिश्ड, थर्ड वाला है फ्रांस वॉज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक, और फोर्थ वाला है ऑल द अबव। तो इसका आंसर है ऑल द अबव, यानी कि ABC ये तीनों ऑप्शंस जो दिए हुए हैं ये सारे इलेक्शंस के रिज़ल्ट हैं। जो फ्रांस में इलेक्शन लिए गए थे ये सारे स्टेप्स फॉलो किए गए थे। तो इसका आंसर है डी वाला, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 28 है, नेम द मोस्ट सक्सेसफुल पॉलिटिकल क्लब विच बिकेम अ रैलिंग पॉइंट पीपल हु विश्ड टू कंटिन्यू द रेवोल्यूशन इन फ्रांस। तो हमें नाम बताना है मोस्ट सक्सेसफुल पॉलिटिकल क्लब का जो रैलिंग पॉइंट पीपल बना था और जिसने रेवोल्यूशन फ्रांस में कंटिन्यू करने की विश करी थी। तो इसका आंसर है जैकोबिन पॉलिटिकल क्लब। इसका आंसर है ए वाला, जैकोबिन। क्वेश्चन नंबर 31 है, द असेंबली इलेक्टेड इन 1792 वॉज कॉल्ड। यानी कि हमें बताना है जो असेंबली इलेक्ट करी गई थी 1792 में उसको हम
क्या कहते थे? तो इसका आंसर है कन्वेंशन, ए वाला कन्वेंशन। जो असेंबली इलेक्ट करी गई थी 1792 में, उसको कन्वेंशन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कौन से इवेंट्स हुए थे एज अ रिज़ल्ट जैकोबिन्स के रिवॉल्ट की वजह से, जो कि 1792 में हुआ था। तो इसके ऑप्शंस हैं द रेवोल्यूशनरीज स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ टलरीज, सेकेंड वाला है मैस्कर्ड द किंग्स गार्ड्स, थर्ड वाला है हेल्ड द किंग हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, और फोर्थ वाला है ऑल द अबव। तो इसका आंसर है ऑल द अबव, यानी कि ए बी सी ऑप्शंस में जो लिखा हुआ है ये सब इवेंट्स हुए थे जब जैकोबिन्स ने रिवॉल्ट करा था 1792 में। इसका आंसर है डी वाला, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्सियर, सर एंड मैडम, ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर henceforth addressed as, यानी कि हमें बताना है कि ट्रेडिशनल मॉन्सियर मतलब कि सर और मैडम, ये सारे फ्रेंच मैन और वुमेन को कैसे एड्रेस किया जाता था। तो ऑप्शंस हैं सिटोयन और सिटोयने, और सी वाला है बोथ ए एंड बी, और फोर्थ वाला है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है सिटोयन और सिटोयने, यानी कि ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या होगा? सी वाला, बोथ ए एंड बी। इन दोनों नामों से, सिटोयन और सिटोयने के नाम से मैन और फ्रेंच मैन और वुमेन को एड्रेस किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है ऑन व्हाट चार्ज वॉज लुइस 16 सेंटेंस्ड टू डेथ, यानी कि हमें बताना है कि किस क्राइम के चलते लुइस 16 को डेथ सेंटेंस दिया गया था, यानी कि मौत दी गई थी। तो इसका आंसर है ट्रिएसन। ट्रिएसन मतलब कि देशद्रोही। तो लुइस 16 देशद्रोही थे, तो उसकी वजह से उनको डेथ की सज़ा दी गई थी। तो इसका आंसर है बी वाला, ट्रिएसन। इस चार्ज या इस क्राइम की वजह से लुइस 16 को डेथ सेंटेंस दिया गया था। इसका आंसर है बी वाला, ट्रिएसन। क्वेश्चन नंबर 35 है हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रेंच। तो कौन से इंडियन इंडिविजुअल थे जिन्होंने फ्रांस के जो रेवोल्यूशनरीज थे उनके आइडियाज़ से इंस्पिरेशन ली थी? तो इसका आंसर है राम मोहन रॉय, बी वाला, राम मोहन रॉय। राम मोहन रॉय ने फ्रांस के जो रेवोल्यूशनरीज थे उनके आइडियाज़ लिए थे, और ये इंडियन इंडिविजुअल थे। क्वेश्चन नंबर 36 है वाई इज़ द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 referred to as the reign of terror। तो हमें बताना है 1793 से 1794 के बीच का जो टाइम था उसको रेन ऑफ टेरर क्यों कहा जाता था। तो इसको रेन ऑफ टेरर इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो रोबेस्पियर थे उन्होंने एक पॉलिसी फॉलो करी थी सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की। इसका आंसर है बी वाला, रोबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग री इंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी इन फ्रांस आफ्टर इट वॉज एबॉलिश्ड इन जैकोबिन रेजीम। तो इसका आंसर है नेपोलियन, सी वाला, नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सीज्ड पावर आफ्टर द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट। तो किसने पावर ले ली थी जब जैकोबिन गवर्नमेंट फॉल हो गई थी, यानी कमज़ोर हो गई थी? तो इसका आंसर है जो वेल्दी मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने
पावर ले ली थी जब जैकोबिन गवर्नमेंट फॉल हो गई थी। तो इसका आंसर है सी वाला, वेल्दी मिडिल क्लास। क्वेश्चन नंबर 38 है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रांस द वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्सेलाइज sang the Marseillaise, a patriotic song, when they marched into Paris. Who composed this song? तो हमें बताना है जो वॉलंटियर्स थे मार्सेलाइज के, उन्होंने मार्सेलाइज सॉन्ग गाया था जो कि एक पैट्रियोटिक सॉन्ग है, जब वो पेरिस के अंदर मार्च कर रहे थे। तो इस सॉन्ग को कंपोज किसने करा था, हमें ये एग्जैक्टली बताना है। तो इस सॉन्ग को कंपोज करा था रॉजेट दे एल आइजल ने। तो इसका आंसर है सी वाला, रॉजेट दे एल आइजल, जिन्होंने मार्सेलाइज एक पैट्रियोटिक सॉन्ग है उसको कंपोज करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्स फ्रॉम पीजेंट्स टू चर्च वॉज कॉल्ड, यानी कि हमें बताना है पीजेंट्स जो टैक्स देते थे चर्च को, उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है तीथे, बी वाला, तीथे। ये टैक्स पीजेंट्स देते थे चर्च को।